हाय गाइज, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि फैक्ट्स वर्ल्ड में। आज हम सब जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे हुआ करता था। यहाँ की शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में आश्चर्य का विषय थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इसी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग तिब्बत, तुर्की, जापान, चीन, इंडोनेशिया, फ्रांस तथा कोरिया जैसे देशों से आते थे। यहाँ प्रवेश लेने के लिए 3 स्तरों वाली बहुत ही कठिन प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी। अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र ही इन परीक्षाओं में सफल होकर यहाँ प्रवेश पाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त की और यहाँ के जीवन के बारे में अपनी किताब में लिखा। प्राचीन भारत में बहुत से विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिनमें से एक महान विश्वविद्यालय नालंदा थी, जो कि अपनी समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य, जिसे तब मगध के नाम से जाना जाता था, की राजधानी पटना से 95 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व बिहार शरीफ के पास स्थित था। 1193 में आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद आज बस यहाँ पर इसके खंडहर बचे हैं, जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। नालंदा प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध महावीर था। शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ यह एक बौद्ध तीर्थ स्थान भी है। यहाँ आने वाले को आज भी आध्यात्मिक शांति के साथ साथ भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला और पर्यटन की झलक देखने को मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने और बेहतरीन आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक हुआ करता था। उस समय यहाँ पर करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहा करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाख किताबों से भरी एक विशाल पुस्तकालय, 300 से भी ज्यादा कमरे और 7 विशाल कक्षा हुआ करते थे। इसका भवन बहुत ही सुंदर और विशाल हुआ करता था, जिसकी वास्तुकला भी अत्यधिक सुंदर थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में एक मुख्य प्रवेश द्वार थी। बाकी का सारा परिसर 4 दीवारी से घिरा हुआ करता था। परिसर में अनेक स्तूप, मठ और मंदिर थे। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां विराजमान हुआ करती थी। आज इस सुंदर भवन का बस खंडहर ही बाकी है, पर इससे भी इस भवन की सुंदरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नालंदा परिसर की पूर्व दिशा में विहार या मठ के और पश्चिम दिशा में चिया या मंदिर। इसके अलावा इस परिसर में एक छोटा संग्रहालय भी है, जहां पर कई मूल्य बौद्ध स्तूप, जले हुए चावल का एक नमूना, हिंदू और बौद्ध कांस्य के सिक्के, टेराकोटा जार आदि का संग्रह है। इस स्थान पर सभी धर्म बड़े ही शांति और सद्भाव से रहा करते थे। बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ सूफीवाद, हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इसी कारण से यहाँ हमेशा पर्यटकों का भीड़ लगी रहती थी। टैंग राजवंश के चीनी यात्री जुआन जैंग, जिन्हें हेनसांग के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार नालंदा का अर्थ होता है कि बिना अंत के दान या उपहार देने वाला। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, पर उस समय नालंदा में मिली मुद्राओं से यही सत्य लगता है। कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों ने भी इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। उन्होंने कई और मठों और मंदिरों का निर्माण करके साम्राज्य का विस्तार किया। स्थानीय शासकों जैसे महान सम्राट हर्षवर्धन और विदेशी शासक भी इसे दान दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि 24वें जैन तीर्थकार महावीर जैन ने नालंदा में 14 वर्षा ऋतुएं बिताई थी। गौतम बुद्ध खुद कई बार नालंदा आए और यहाँ प्रवास भी किया। प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। जो नालंदा विश्वविद्यालय कभी बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ करता था, वह अब सिमट करके केवल लगभग 12 हेक्टेयर का खंडहर रह गया है। नालंदा में सभी तरह के विषय
पढ़ाए जाते थे, जिन्हें पढ़ने के लिए कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की के विद्यार्थियों और विद्वान दोनों ही आते थे। हैनसोंग ने यहाँ के मनोरम वातावरण विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि मठ के चारों तरफ के खूबसूरत जलाशय में नीले कमल के फूल खिला करते थे। जगह जगह कनन की लताएं जो कि लाल फूलों से भरी हुआ लटका करती थी और मठ के बाहर आम के पेड़ हुआ करते थे जो कि छाया दिया करते थे। मठ की मीनारें आकाश को छूती थी, जिन्हें भिक्षुक अपने कमरे से देखा करते थे। पुस्तकालय। चीन का निवासी इजिंग यहाँ 10 साल रहने के बाद बहुत ही बड़ी संख्या में किताबों अपने साथ वापस ले गया था। इस संस्कृत ग्रंथों की संख्या करीब 400 के आसपास रही होगी। इस किताबों की संख्या से ही महाविश्वविद्यालय के पुस्तकालय के विशाल आकार का पता चल जाता है। इस पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। प्राचीन तिब्बतीय स्रोत के हिसाब से नालंदा के विश्व पुस्तकालय में 3 बड़ी बहुमंजिलीय इमारतें रत्न सागर, ज्वेत्स का महासागर, रत्नोदाही, ज्वेत्स का सागर और रत्न रंजक गहनों से सजी हुई हुआ करती थी। रत्नोदाहिनी 9 मंजिला ऊंची थी और इसमें प्रज्ञा पारमिता सूत्र और गृह समाज साबित सबसे पवित्र पांडुलिपियों को रखा गया था। नालंदा में मौजूद किताबों की संख्या सटीक रूप से तो नहीं पता है, फिर भी अनुमान के हिसाब से इनकी संख्या लाखों में मानी जाती है। इस पुस्तकालय ने न केवल धार्मिक पांडुलिपियाँ बल्कि व्याकरण, तर्क, साहित्य, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और चिकित्सक जैसे विषयों और अनेकों ग्रंथ भी मौजूद थे। आक्रमणकारियों द्वारा विध्वंस। इस विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किया गया, जिसके बाद 2 बार इसे उस समय राज्य करने वाले राजाओं ने फिर से बनवा दिया। पर जब तीसरी बार हमला हुआ, जो कि अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला था, इस हमले में यहाँ के पुस्तकालय की काफ़ी सारी किताबें और दुर्लभ ग्रंथ जल गए थे। माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय के निवेश से ही भारत में बौद्ध धर्म का भी पतन होना शुरू हो गया। इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला सम्राट स्कंदगुप्त के समय में 455 से 467 ईस्वी में हुआ था। यह हमला मिहिर कुल के तहत यून की वजह से हुआ था। इस हमले में विश्वविद्यालय की इमारत के साथ साथ पुस्तकालय को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। दूसरा हमला। इस विश्वविद्यालय पर दूसरा हमला 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। उस समय बौद्ध राजा हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। 606 ईस्वी से लेके 648 ईस्वी में उन्होंने इस विश्वविद्यालय के मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला। इस विनाशकारी हमले के समय यहाँ पर राजवंश का राज्य हुआ करता था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि एक तुर्क सेनापति था, उस समय अवध में तैनात था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उनकी सेना ने लगभग 1193 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उसने पुस्तकालय की किताबों को आग लगा दी, जो कुछ भी वहां था उसे लूट लिया। विश्वविद्यालय में रह रहे हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को इसलिए जलाकर मार दिया क्योंकि वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था और उसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से चिढ़ थी। इस बातों का जिक्र फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई किताब तबाकत ए नासिरी में मिलता है। कहा जाता है कि जब यहाँ के विशाल पुस्तकालय में आग लगा दी गई थी, तब यहाँ किताबें 6 महीने तक जलती रही थी।